और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताए, जहां गुइलेन-बेरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मरीज सामने आया है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी कि जीएसबी की दूसरी संदिग्ध बच्ची रिम्स में भर्ती की गए हैं। आपको बता दें कि जीबीएस का एक और संदिग्ध मरीज मिला है और जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। कोडरमा की रहने वाली है संदिग्ध बच्ची। पहले निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ये मरीज। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सचिव से सीधा संपर्क किया गया। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर इलाज जारी है। ये भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर सुगंधा झा की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ये मरीज बताई जा रही है और अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर चला गया है। लगातार जो इस तरीके के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और इसे लेकर के अब लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। क्या हुआ है उसको मैंने एक कमर है ना, हाँ। एक कमरे से मैंने उठ बैठ नहीं सकता, रात चलना नहीं सकता। कितना दिन से ऐसा है? हुआ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते से। तो पहले कहाँ इलाज करा रहे थे आप? पहले कहाँ इलाज हो रहा था? यही रानी। अभी लाए हैं यहाँ? कल लाए। तो मुंबई में रहती हैं ये? कोल्हापुर में रहती है। कोल्हापुर में? वहीं पे तबीयत खराब हुआ था? ना, हाँ वहीं मैंने किया तो 2 हफ्ता ठीक रहा और उसके बाद खाना वाना खाया पिया, रात में ठीक, खेले कूदे सब किया और मैंने सुबह उठने नहीं। और गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो लक्षण की देखिए बात कर लेते हैं। छाती की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी। अगर ये लक्षण है तो आप एक बार जांच जरूर करा ले। बोलने और खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जीबीएस के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग की आगे क्या तैयारी है और किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग आगे काम कर रहा है। गौरव के साथ पास हम सीधे चलेंगे। और गौरव, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि जो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम है, इसे लेकर के फिलहाल कितने मरीजों की संख्या अभी पाई गई है और इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? हम आपको बता दें कि जीबीएस का ये दूसरा मामला रांची में देखने को मिला है। इससे पहले एक मामला बालपन अस्पताल में मरीज अब भी भर्ती है और ये दूसरा मामला। और दोनों ही मामले में जो समानताएं दिख रही है वो ये दिख रही है कि दोनों ही मरीज महाराष्ट्र से वापस आए हैं। यानी दोनों का जो यात्रा रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है और महाराष्ट्र में ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। करीबन 130 मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची में ही ये दूसरा मामला आया। अभी जिस मरीज को रिम्स में कल भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति की बात करें तो उनके पैर के निचला जो हिस्सा है, पैर से नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टरों की एक टीम भी उनकी देखरेख कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और सभी सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने को लेकर अलर्ट भी किया था। अगर हम इस मामले की बात करें तो ये मामला पहले ये रानी चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज करा रही थी मरीज और उनके परिजनों के पास जब पैसे का अभाव हुआ, उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो यहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है। मरीज के जो परिजन है वो बताते हैं कि करीबन 6 से 7 दिन पहले की यह बात है जब मरीज अपने बेड से उठने में असमर्थ हो गए थे। यानी मरीज जब अपनी बच्ची जो है वो बेड से उठ रही थी तो उस दौरान उनका कमर से निचला जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिम्स के डॉक्टरों ने यह आश्वस्त किया है कि इस बीमारी का जो बेहतर से बेहतर उपचार होगा वो रिम्स में दिया जाएगा और इस वजह से स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद मरीज को यहाँ भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का क्या कहना है, ये बीमारी कितना खतरनाक है और इसके लिए सावधानी क्या हम लोग बरत सकते हैं?
बिल्कुल, डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पैर के निचले हिस्से से लेकर शरीर के ऊपरी हिस्से तक आता है। यानी सबसे पहले आपके पैर को पैरालाइज करेगा, फिर कमर के ऊपरी हिस्से को, फिर उससे ऊपर और फिर दिमाग तक ये चढ़ेगा और फिर बीमार जो मरीज है उसकी स्थिति खराब हो सकती है। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इसके लिए आप जैसे ही इस तरीके के कोई भी लक्षण आपको दिखे तो जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्टर से आप संपर्क करें, डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल में जाएं ताकि बेहतर से बेहतर उपचार भी आपको मिल सके। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन दुमका आने वाले हैं। जेएमएम के 46वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। तो दुमका के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और इसके साथ ही लुइस मरांडी सहित जेएमएम के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। शाम के 4 बजे जो 4:10 से दुमका पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर रात तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर रात तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बता दें कि पोखरा चौक स्थित सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी सीएम सोरेन की तरफ से किया जाएगा। तो शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच ये कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम को लेकर के सीएम सोरेन दुमका पहुंच रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी और शिबू सोरेन भी दुमका आने वाले हैं। दुमका में इस बार 2 फरवरी बेहद खास होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचेंगे और दुमका के गांधी मैदान से आज झारखंड दिवस पर लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ गया था। इस वजह से जो है पिछले बार वो जिस उत्साह के झामुमो जाना जाता है इस झारखंड दिवस को लेकर, वो उस वक्त नहीं हो पाया था। वही उसकी कमी जो है इस बार पूरी की जाएगी। झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ ही इस बार नई चेहरे के तौर पर कल्पना सोरेन और जामा विधायक लुइस मरांडी इस मंच पर नजर आएंगी। देर शाम जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो देर रात तक चलेगी। वहीं इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4:10 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दुमका पहुंचेंगे। उसके बाद पोखरा चौक स्थित जो सिंधु कान्हू की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत की जाएगी और देर रात तक यह कार्यक्रम चलेगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा की गई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के बारे में और आने वाले समय में किस तरीके से काम करेगी सरकार, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को संबोधित किया जाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची पहुंचे हैं गुलाम अहमद मीर। आज कई बैठक में शामिल होने वाले हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज खास रणनीति भी बनाई जाएगी। वार्षिक बजट और आगामी निकाय चुनाव पर परिचर्चा में शामिल होंगे और 2 पाली में चर्चा की जाएगी। तो प्रथम पाली 11 बजे से नामकुम बाजार स्थित ला अनुसंधान केंद्र से मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ ये चर्चा होगी। दूसरी पाली की बात कर ले तो दूसरी पाली 2:30 बजे से गेस्ट हाउस रामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायकों, सांसदों के साथ ये चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, गुलाम अहमद मीर आज रांची पहुंचेंगे और कई अहम बैठक में शामिल होंगे। गुलाम अहमद मीर। हेमंत सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी, लेकिन इससे पहले बजट को लेकर के बयानबाजी अब तेज हो गई है। न्यूज़ 18 पर खास बातचीत में पूर्व विधायक अमित मंडल ने हेमंत सरकार को कई सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। अब बारी झारखंड सरकार की है। झारखंड सरकार 3 तारीख यानी 3 मार्च के दिन बजट पेश करने वाली है। इस बजट से पहले झारखंड सरकार ने बजट पोर्टल भी लॉन्च किया, आम लोगों से राय भी ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल जी हैं। अमित जी, किस तरीके से झारखंड के बजट को आप लोग देखेंगे और क्या उम्मीद होगी सरकार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने मध्यम वर्गों को जो है राहत दी है, आज 12 लाख का इनकम में जो टैक्स डिडक्शन होना था उसमें राहत दी है, उसी प्रकार राज्य की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए अपने बजट में कि वो पेट्रोल की, डीजल की दामों में वो वैट लगाकर महंगाई को और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को महंगा ना करे।
इस तरह का प्रावधान सरकार को मध्यम वर्गों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। वित्त मंत्री तो ये कहते हैं कि हम आम लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का बजट बना रहे हैं, आम लोगों से राय भी हमने ली है, विशेषज्ञ से भी राय ली है, उसके बाद ही बजट पेश करेंगे। आम लोगों से अगर राय ली है तो आम लोगों का जो आज की डेट में सबसे बड़ा जो इशू है वो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री को कहना चाहूँगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैया सम्मान हो या बिजली बिल माफ़ी हो, उसके कारण आपके कोष में जब पैसा नहीं होगा तो मेरे ऊपर एक आर्थिक बोझ आप देने वाले हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि आने वाले समय में कोई भी आर्थिक बोझ यहाँ के मध्यम वर्ग को या आम जनता को नहीं देने वाली है सरकार, तो मैं समझूंगा कि आम बजट की तरफ आपने कदम उठाया है। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगी। कई पेपर में ये बातें आ रही है कि वैट बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगी और जो है बिजली की टैरिफ बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ों को सरकार एक पॉजिटिव उत्तर दे कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल थे, जिन्होंने कहा कि राज्य सरकार जब इस बार बजट लाएगी तो आम लोगों के नज़र से बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बात चल रही है, इसके अलावा बिजली बढ़ोतरी की बात चल रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का बजट तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले बाजार समिति में अतिक्रमण हो रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए पवन सचिव ने डीसी को दिए अतिक्रमण मुक्त पत्र भी दिया है। आपको बता दें कि पवन सचिव ने कहा कि 55 लोगों ने अतिक्रमण किया है, बहुत जल्द अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा, मजिस्ट्रेट की तैनाती हो चुकी है। मान के चलिए बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग को सामान रखने में दिक्कत होता है। धूप जैसे आ गया, अभी मान के छाई रख लिया आदमी करेगा ना बेचता, तो सौदा है खराब हो जाएगा, हरियर सब्जी है, इसके चलते ऊपर सीटा उटा लगाया है, उसके लिए बोल रहे हैं कि अतिक्रमण किया है। आज से कम देख रहे 20 साल से वहाँ पे हम लोग सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं। अतिक्रमण हम लोग पास नहीं है, फिर भी देखिए किराया दिए, किराया भी देते हैं, और जो भी है किराया मान के चलिए नापी करके अगर लेना भी चाहे तो हम लोग देने के लिए स्वीकार करते हैं। अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण मैंने खुदरा बेचने वाला कर रहा है, मैंने थोक बेचने वाला नहीं कर रहा है। अभी बाजार समिति में जो चुनाव में व्यस्तता थी लोगों की, कोई पदाधिकारी का ध्यान बाजार समिति तरफ नहीं था। उसी बीच में यहाँ के पदाधिकारियों के मिली भगत से जो आवंटित दुकान है, उस आवंटित दुकान के सामने घेराबंदी करके लोगों ने उस पर कब्जा करने का काम किया है। आज इस बात को हमने यहाँ रखा। पहले भी मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ शिकायत दर्ज किया था और आज अध्यक्ष महोदय आए तो मैंने इस बात को रखा है, और हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाए। अतिक्रमणकारी को हम नोटिस दिए हुए हैं, मीटिंग बुलाए हैं और आम सूचना भी हम चिपकवाए हैं उसके दुकान पर, और हम अपनी गाड़ी से माइकिंग भी करवाए हैं कि अतिक्रमण हटा लीजिए। अतिक्रमण हटाने के लिए हम एसडीओ महोदय को हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट बहाल करने के लिए बोले थे, अतिक्रमण वो मजिस्ट्रेट बहाल भी हो गया है। जल्द ही अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। और इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां रांची समेत राज्य भर में ठंड से अब राहत मिलने वाली है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक उससे भी पार पहुंचने वाला है। कल कराईसीला की बात करें, सरायकेला की अगर हम बात कर लें तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान में जिले का न्यूनतम तापमान 10 से ज्यादा है, यानी कि जिन भी जिले में सबसे ज्यादा तापमान आंका गया है उसमें न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। कल सबसे कम तापमान चतरा का दर्ज किया गया है और चतरा का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अगले 5 दिन तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो अब झारखंड वासियों को ठंड से राहत मिलने वाली है, जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होगी और आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 30 डिग्री के पार तापमान जा सकता है। बसंत के आगमन से पहले ही ठंड रुखसत हो गई है। फरवरी का पहला सप्ताह, फरवरी का पहला दिन और मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह के वक्त हल्के धुंध के बाद
मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और गर्मी की एहसास भी होने लग गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस बार का जो मौसम है वो फरवरी के महीने में भी गर्म रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन से ये शुरुआत हुई है कि तापमान जो है वो 30 डिग्री के पार हो गया है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य के अधिकतर जिले का जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री और उसके आसपास देखने को मिला है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम भी सभी जिले का 10 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। यानी इस बार ठंड जो है वो फरवरी के महीने में ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान की माने तो अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके से सुबह के वक्त हल्की धुंध रह सकती है और सुबह के बाद जो है वो मौसम साफ हो सकता है और धूप जो है वो खिली खिली से रह सकती है। कल बसंत पंचमी का दिन है, उससे पहले ही जिस तरीके से गर्मी का एहसास यहाँ के लोगों को हुआ है। अगर हम राज्य भर के तापमान की बात करें, रांची के तापमान की बात करें तो रांची का तापमान भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया है। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ज्यादा मापा गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बसंत पंचमी का दिन सभी के लिए खास होता है, क्योंकि इस दिन कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। लेकिन देवघर के लिए ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का तिलक चढ़ता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ की विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग तरीके का भोग भी लगाया जाता है। बाबा भोलेनाथ का तिलकोत्सव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाने के लिए उनके ससुराल पक्ष से लोग भी पहुंच रहे हैं। ये वही कांवरिया पथ है जो सावन में गुलजार रहता है, लेकिन आज बसंत पंचमी यानी कि बाबा के तिलक को लेकर आज फिर से एक बार गुलजार आपको दिखेगा। पूरे कांवरिया पथ में जो है ये कांवरिया जो है ये खास तरह के कांवरिया होते हैं जो मिथिलांचल से आते हैं और बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए। तो बाबा का तिलकोत्सव को लेकर ये कांवरिया पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इन कांवरियों का जो कांवर होता है वो बेहद आकर्षक होता है, लेकिन श्रावण महीने में जो आप कांवर देखते हैं उससे भिन्न कांवर ये रहता है। मोटे बांस के बने 2 डोलची रहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि रास्ते में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है तो सारी सामग्री भी इनके साथ रहते हैं, चाहे वो सोने का हो चाहे कुछ हो। तो हम सीधे बात करते हैं कांवरिया से, कब आप जल उठाए थे और बाबा का तिलकोत्सव करने के लिए आप लोग पहुंचते हैं ऐसा कहा जाता है? हम 29 को जल उठाए थे, 11 बजे दिन। हाँ। फिर वहां से रवाना हुए। हाँ। वहां से लखनपट्टी। हाँ। लखनपट्टी के बाद ये अपना, अच्छा, आप लोग का खास तरह का ये कांवर रहता है? हाँ, ये हमारा मिथिला का कांवर, मिथिलांचल का। मिथिलांचल का। हाँ, भारी भी बहुत रहता है। हाँ, 15-20 किलो रहता है। 15-20 किलो सारी सामग्री लेके आप? नहीं, तब तो 25 तक हो जाए। अच्छा, तो रास्ते में रुकना हो या कुछ हो, सारा चीज व्यवस्था 4 जगह बासा रखते हैं। 4 दिन का बाबा का तिलकोत्सव कहा जाता है कि आप लोग करते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ जल चढ़ाते हैं, सिर्फ जल। हाँ, तो वो कहा जाता है कि तिलकोत्सव के लिए ही चौथ के दिन। अच्छा, चौथ जो है ना कल, उनके दिन और श्री पंचमी के दिन 2 दिन चढ़ते हैं। तो बाबा का तिलकोत्सव चढ़ाने के लिए मिथिला से खास कांवरिया यहाँ पर पहुंचते हैं कि देखिए जिस तरह से आज फिर से एक बार कांवरिया। बाबा कितना उम्र हो गया है, कितने सालों से आप आ रहे हैं इस तरह से? 3 साल से वृद्धों का लेकर। 3 साल से। कितना उत्साह रहता है, इतना भारी कांवर लेके आ रहे हैं इस उम्र में भी? 70-72 हो गया। 70-72 हो गया, भारी कांवर लेके आ जाते हैं। बाबा की महिमा है। हाँ। मिथिलांचल से ही है। तो ये मिथिलांचल के कांवरिया हैं जो बाबा का तिलकोत्सव करने काफी उत्साह से आते हैं और बसंत पंचमी के दिन बाबा का तिलकोत्सव होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव की नगरी में कई परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। ये उनमें से एक विशेष परंपरा है जहां पौराणिकता का कांवर आज भी उपयोग किया जाता है और मिथिलांचल से जो कांवरिया हैं वो बाबा धाम पहुंचते हैं, बाबा का पूजा अर्चना करते हैं और बसंत पंचमी को तिलकोत्सव करके वापस जाते हैं। आपको बता दें उसके बाद शिव बारात के दिन ये कांवरिया पुनः देवघर आते हैं और शिव बारात में शरीक होते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।